चलते चलते रोहन सुलेमान और उसकी गाड़ी से काफी दूर निकल जाता है। जिस रास्ते पे वो चल रहा है वो बिल्कुल सुनसान सन्नाटे से भरा हुआ है। ना स्ट्रीट लाइट्स, ना ही रोशनी का कोई और स्रोत, और अंधेरा भी इतना कि हाथ को हाथ ना दिखाई दे, क्योंकि आज अमावस की रात है। आसमान में कुछ तारे टिमटिमा रहे हैं, पर उनकी रोशनी भी कोई काम की नहीं थी। रास्ते के दोनों तरफ झाड़ियां और जंगल हैं। सड़क पे कहीं कोई आवाज नहीं, कोई राहगीर नहीं, कोई मुसाफिर नहीं। जंगल के अंदर से सियारों की डरावनी सी आवाजें आ रही हैं। साथ ही झाड़ियों के पीछे से चमगादड़ों की चीखने की आवाजें वातावरण को और डरावना बना रही थी। पर इस अजीब से माहौल और भयवता से अनजान रोहन अकेले अपना बैग उठाए चल रहा था कि तभी उसको सुनसान सड़क पर कोई हाथ में लालटेन लिए दिखता है, जिसे देखकर एक पल के लिए रोहन के दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं, लेकिन फिर उसी बेपरवाही से आगे बढ़ते हुए रोहन उस अजनबी साए के थोड़ा और नजदीक जाता है तो देखता है कि उसके सामने कोई मर्द नहीं बल्कि एक लड़की है, जिसने राजस्थानी घाघरा चोली पहन रखी है। हाथों में चूड़ी, पैरों में घुंघरू, कान में बड़े बड़े झुमके और माथे पर बोला पहने हुए थी वो लड़की। भला की खूबसूरत तो वो लग ही रही है, पर कुछ अजीब सा है उसकी शख्सियत में, जो उस स्याह काली रात के अंधेरे में उसे और रहस्यमय बना रहा है। फिर वो लड़की अपनी लालटेन ऊंची करती है अपने सामने से आ रहे रोहन को देखने के लिए, और लालटेन की रोशनी में उस लड़की की शक्ल साफ साफ दिख रही है, जैसे उसके चेहरे से कोई रोशनी निकल रही हो। दूध जैसी सफेद त्वचा है इस लड़की की। एक अजीब सी कशिश है उसकी सुंदर मोहिनी सूरत में। जो चोली उसने पहनी है वो थोड़ी तंग है उसके बदन के हिसाब से, इसलिए उसके गले का निचला हिस्सा साफ साफ देखा जा सकता है। घाघरा भी थोड़ा छोटा ही है उसका, जो उसके घुटनों के बस थोड़ा ऊपर तक उसकी सफेद सुडौल टांगों को और खूबसूरत बना रहा है। उसके मखमली पाँव में सोने के कुछ आभूषण सजे हुए हैं, जो उसके पाँव के साथ अतखेलियां कर रहे हैं। ऐसी खूबसूरती की मलिका वो लड़की गुमसुम सी चुपचाप सी खड़ी है वहां, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रही हो। उसके दूसरे हाथ में एक खाली गगरी है। बेहद मनमोहक लग रही है वो उसके लिबास और हाव भाव से। जैसे ही रोहन उसको नोटिस करते करते चलते हुए उसके करीब पहुंचता है, वो लड़की रोहन की तरफ देख के बड़ी सुरीली आवाज में पूछती है, कहीं जा रहे हो बाबू? रोहन अपना हाथ सामने की ओर करके बोलता है, देख रहा हूँ कोई ढाबा वगैरह दिखे तो बस वहीं जाना था मुझे। चलो मैं छोड़ देती हूँ। उसके ऐसे कहने पर थोड़ा चौंक कर और चेहरे पे हल्की सी स्माइल के साथ रोहन बोलता है, आप कैसे? नहीं,
मैं चला जाऊंगा। पर उसको बीच में रोकते हुए लड़की बोलती है, ये जगह अच्छी नहीं है बाबू। ऊपर से ये स्याह अंधेरा और आज अमावस भी है। हादसे यहाँ अक्सर होते हैं। मैं भी अकेली हूँ और आप भी। हम दोनों का रास्ता और वक्त साथ ही कट जाएगा और सफ़र में दिल लगा रहेगा। लड़की का प्रस्ताव इतना मधुर और मादक होता है कि रोहन मना नहीं कर पाता। दोनों चलने लगते हैं। चलते चलते रोहन उसका नाम पूछता है तो लड़की अपना नाम गुड़िया बताती है। फिर रोहन पूछता है, मैं जब से यहाँ आया हूँ जिसे देखो वो हादसे की बातें कर रहा है। लगता है जैसे यहाँ या तो सब लोग खुद डरे हुए हैं या तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। बोलते बोलते वो अपनी जेब से मोबाइल निकाल के उस लड़की के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है। तभी लड़की उसको रोकते हुए थोड़े नाराज स्वर में बोलती है, नहीं बाबू, कैमरा नहीं, फोटो नहीं। रोहन रुक जाता है। थोड़े अजीब से भाव चेहरे पे लिए वो अपने मोबाइल का कैमरा बंद कर देता है और एक बार फिर वही सुरीली कर्णप्रिय आवाज की स्वामिनी वो लड़की बोलती है, हाँ तो बाबू, क्या कह रहे थे आप? हादसे बोलकर कहाँ आते हैं, बस आ जाते हैं। ना जाने कब किसके नसीब में लिखा हो कोई हादसा। गुड़िया की आवाज में एक चेतावनी झलक रही थी। रोहन उसकी बात सुन के अनसुना कर देता है और फिर से कैमरे में फोटो निकालने की कोशिश करता है। इस बार जब लड़की उसका विरोध करती है तब उसकी आवाज बिल्कुल बदल चुकी होती है। चेहरे पर गुस्सा और उसकी आंखों में लाल कोशिकाएं उभरने लगती हैं और उन आंखों की झिल्ली पे क्रोध वश सुर्ख लाल रंग के कुछ अंश तैरने लगते हैं। एक बार बोला ना, कैमरा नहीं, फोटो नहीं, तो समझ नहीं आता तुम्हें? रोहन थोड़ा डर जाता है और मोबाइल अपनी जेब में रखते हुए सॉरी बोलता है और अगले ही पल अपने पुराने स्वरूप में आते हुए उसी खूबसूरत अंदाज में बोलती है, आपको पता है बाबू, जब भूत प्रेत किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? रोहन उसकी बात सुन के मन ही मन हंसता है और सोचता है, इस गांव के सभी लोग एक से बढ़कर एक नमूने हैं, अंधविश्वास में जीने वाले। पर शक्ल से अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए बोलता है, नहीं, मुझे नहीं मालूम। क्या करते हैं वो गुड़िया? लड़की बोलती है, सुनो, उनके पास शरीर नहीं होता, इसलिए शारीरिक तौर पे कुछ नहीं कर सकते वो। बस मनमोहक सुगंध और जादुई आवाज का इस्तेमाल करते हैं जिससे इंसान सम्मोहित होकर उनकी तरफ खिंचा चला जाता है और फिर वो उससे कुछ भी करवा सकते हैं। इन बातों के असल भाव को समझ पाने पे पूरी तरह असमर्थ रोहन अपनी ही वैज्ञानिक और आधुनिक सोच में इन बातों पे अपने ही अंदाज पे मन ही मन चुटकी ले रहा है। पर चेहरे के भाव से अनजान बनते हुए वो गुड़िया को टोंट करते हुए पूछता है, तुमको तो बहुत कुछ पता है भूत के बारे में, लगता है उनके साथ ही रहती हो। लड़की
जो थोड़ी आगे अपने घुंघरू को छन छन करके चल रही थी, अचानक रुक जाती है और पीछे मुड़ के बड़े अजीब तरीके से रोहन को देखती है, जैसे समझ गई हो कि रोहन उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर बिना कुछ बोले चलने लगती है और रोहन भी उसके ठीक पीछे पीछे चलता है। तभी रोहन को एक अजीब मनमोहक खुशबू आती है। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, खुशबू और तेज हो रही थी। खुशबू जंगल के अंदर से आ रही थी। रोहन उस खुशबू के पीछे पीछे मेन रोड से उतरकर जंगल की तरफ जाने लगता है और चलते चलते धीरे धीरे वो जंगल के अंदर तक जाता है। जंगल के अंदर घना अंधेरा है। रोहन उस मस्त खुशबू में खोते हुए जंगल के और अंदर, बहुत अंदर तक चला जाता है। सहसा उसे आभास होता है कि वो चल तो रहा है पर उसको कोई जमीन की कोई सतह दिखाई नहीं दे रही। तभी कुछ ही दूरी पे कुछ काले साए नजर आते हैं जो उसको अपनी तरफ बुला रहे होते हैं। साए सिर्फ काले धुएं से बनी आकृति जैसे हैं। उनका ना कोई स्वरूप, ना कोई आकार, ना कोई शरीर है और ना ही कोई चेहरा। 3 बड़े हवा में खुले हुए काले धुएं से बने साए और उनके साथ में कुछ छोटी अव्यवस्थित सी आकृतियां हाथों का इशारा देकर रोहन को अपनी तरफ बुला रही है। रोहन को अब कुछ आवाजें भी सुनाई देने लगी हैं। ये वही आवाजें थीं जिसका जिक्र गुड़िया ने किया था। रोहन उस आवाज से हिप्नोटाइज हो जाता है और उस दिशा की तरफ खुद ब खुद बढ़ने लगता है। उसको पता ही नहीं चलता कब उसका पैर एक गहरी खाई में पड़ने वाला होता है और इस एक पल में रोहन को अपनी मौत अपनी आंखों के सामने खड़ी दिखाई देती है। वो डर से अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है कि तभी गुड़िया अचानक पीछे से उसका हाथ पकड़ के उसे दूसरी तरफ खींच लेती है। रोहन का वो सम्मोहन, वो हिप्नोटिज्म टूट जाता है और वो शॉक्ड होते हुए गुड़िया से पूछता है, तुम और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? रोहन अपने आसपास देखता है। वो साए, वो आकृतियां, वो खुशबू अब उसे दूर दूर तक ना दिखाई दे रहे थे और ना ही उनका कोई नामो निशान था वहां। रोहन का सिर चकरा जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या है। वो यहाँ कैसे और कब आया? उसे कुछ याद क्यों नहीं? तभी गुड़िया बोलती है, मैंने बोला था ना, हाथ से बोल के नहीं आते। जिसकी किस्मत खराब होती है उसके साथ हादसे हो जाते हैं। नीचे देखो, तुम कहाँ जा रहे थे? जब रोहन गुड़िया की दिखाई दिशा में देखता है तो उसके होश फक्ता हो जाते हैं। नीचे एक गहरी खाई थी जिसकी गहराई बताना नामुमकिन सा था और अगर कोई उस खाई में गिर गया तो समझो मौत ने उसे अपना निवाला बना लिया। गुड़िया लगभग खींचते हुए रोहन का हाथ पकड़कर मेन रोड पर ले आती है और उसकी तरफ घूर कर देखती है। दोनों ही खामोश होते हैं।
रोहन अभी तक उस सदमे और डर से बाहर नहीं आ पाया था कि वो बस गुमसुम सा चले जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद एक लाइट दिखती है रास्ते के दाहिने तरफ। जैसे सुलेमान ने बोला था, ठीक वैसे ही गुड़िया वहीं रुक जाती है और रोहन को लाइट की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, देखो बाबू, तुम्हारा ढाबा आ गया। तुमको प्यास लगी थी ना? जाओ, वहां पानी भी मिल जाएगा और खाने का इंतजाम भी है वहां पे। रोहन उसको बोलता है, तुम भी चलो, यहाँ तक आ गए हो तो ढाबे तक चलो, वहाँ चाय पीते हैं दोनों। लड़की ना में अपना सर हिलाते हुए बोलती है, नहीं बाबू, आप जाओ, आपकी मंजिल आ गई, मेरी नहीं। रोहन कुछ समझ नहीं पाता और पूछता है, क्या मतलब? लड़की बोलती है, आप नहीं समझोगे। मैं जाती हूं किसी दूसरे मुसाफिर की तलाश में, कोई और मेरा इंतजार कर रहा होगा। रोहन अब भी कुछ समझ नहीं पाता, पर अब की बार कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। लड़की जाते जाते पीछे मुड़ के रोहन को देखती है और बोलती है, मुझे पता है आपके दिल में बहुत सारे सवाल हैं, पर उनके जवाब शायद मेरे पास नहीं है बाबू। हाँ, आपने पूछा था ना कि मुझे कैसे पता इतना कुछ भूत प्रेत के बारे में। रोहन हाँ में अपना सिर हिलाने वाला था कि तभी गुड़िया रोहन के कान के नजदीक अपने होठ लाकर धीरे से बोलती है, सारे भूत प्रेत आत्माएं बुरे नहीं होते बाबू। ये सुनकर रोहन के कान खड़े हो जाते हैं। उसके माथे से पसीना छूटने लगता है। डर के मारे उसके पैर कांप रहे हैं। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि जिस लड़की के साथ वो अब तक चल रहा था, बातें कर रहा था, वो एक प्रेत, एक आत्मा है, भूत है। रोहन सोच ही रहा है, तभी वो देखता है कि वो लड़की जमीन पे नहीं चल रही थी, उसके कदम हवा में है। और उसी अंदाज में आगे बढ़ते बढ़ते गुड़िया उसकी आंखों से ओझल होने लगती है और रोहन के देखते देखते वो हवा में ऊंचा उड़ते हुए धीरे धीरे उसी हवा में कण कण खुलते खुलते एक नजर भर के रोहन को देखते हुए आंखों से ओझल हो जाती है। गायब गायब हो गई ये लड़की। ये शब्द हैं जो भौचक्के होते हुए रोहन के मुंह से निकलते हैं। वो दृश्य देख के रोहन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर और अविश्वास ने जैसे उसको जकड़ लिया हो। वो ना कुछ बोल पा रहा था, ना उसके कदम आगे बढ़ रहे थे। रोहन का बदन बिल्कुल सुन पड़ जाता है। वो बस एकटक उस तरफ देखे जा रहा है, जैसे उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा हो। और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा था कि जिसे वो आज तक वहम समझ रहा था, वो भी उतनी ही हकीकत है जितनी कि ये जिंदगी और उसके ख्यालात अब भूत प्रेत आत्माओं पिशाचों जिनों के बारे में बिल्कुल बदल चुकी है।
उसे यकीन हो गया था कि इनकी भी अपनी एक दुनिया है, जहां कुछ बुरे तो कुछ अच्छे प्रेत, आत्माएं, जिन और ऐसी ही सैकड़ों योनियां होती हैं। रास्ते के बीचों बीच मूर्ति बन के खड़ा था रोहन, बिल्कुल स्तब्ध।